नमस्कार। पेंशनर्स की प्यारी दुनिया में आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन है। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपकी सेवा में, आपके ही इस डिजिटल मंच पर लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जो आपकी जेब और आपके भविष्य दोनों से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हवाओं में तैर रही है बहुप्रतीक्षित और अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट, जो हर उस शख्स के लिए है जो अपने जीवन की ढलती शाम में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी की उम्मीद लिए बैठा है। तो चलिए, बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पहली और सबसे चर्चित खबर जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है वह है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन में होने वाला संभावित इजाफा। सुनने में आ रहा है कि जल्द ही प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उनकी मासिक पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। जी हां, आपने सही सुना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एफओ ने एक बड़ा संकेत दिया है कि वह लाखों प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ाने के पक्ष में है। यह खबर उन सभी के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है जो अपनी जवानी की कमाई का एक हिस्सा पीएफ में जमा करते आ रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद एक छोटी सी रकम पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इसी खबर के साथ हम आपको आज ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस और असम की नई पेंशन स्कीम के बीच के अंतर को भी समझाएंगे, ताकि आप खुद जज कर सकें कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। तो इस अहम वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल से जुड़ना भूल गए हैं तो अभी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने पेंशनर मित्रों व परिवार के साथ साझा करना ना भूलिए, ताकि वे भी इस जानकारी से लैस हो सके। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ताजा अपडेट की जिसने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दरअसल लंबे समय से एफओ का ये सदस्य और पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। सुनने में ये बात आ रही है कि सरकार कर्मचारी पेंशन भोगी योजना एप्स 95 के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर ये फैसला मंजूरी की मोहर लग जाती है तो ये न सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, बल्कि उन युवाओं के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगी जो अभी नौकरी में है। मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्राइवेट कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1 महीना है। इस मामूली रकम से आज के महंगाई के दौर में गुजर बसर करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस राशि को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग कर रहे थे। अब अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन बुजुर्गों के जीवन में एक नई रोशनी और आत्मसम्मान लेकर आएगी, जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देने के बाद भी एक सम्मानजनक जीवन के हकदार हैं। माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी के पीछे श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच कई दौर की गहन बैठकें हुई है। इन बैठकों में महंगाई के पीछे बढ़ते ग्राफ और बुजुर्गों की बढ़ती चिकित्सा लागत को ध्यान में रखा गया। अब आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये बदलाव किस योजना के तहत हो रहा है। एफओ की ओर से संचालित एप्स 95
यानी कर्मचारी पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा जरिया है। इसी योजना के तहत पेंशन की राशि और उसकी गणना के तरीके में बदलाव की चर्चा तेज है। इसका मकसद साफ है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए और वह आर्थिक रूप से बिल्कुल आत्मनिर्भर हो। फिलहाल पेंशन की गणना के लिए जो वेतन सीमा वेट सीलिंग तय की गई है वह भी एक बड़ा विवाद का विषय है। फिलहाल यह सीमा 15 है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 25 शून्य या उससे भी अधिक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे सीधा फायदा यह होगा कि जो लोग अधिक वेतन पाते हैं उनके लिए भी उच्च पेंशन का रास्ता साफ हो जाएगा। यह बदलाव सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये 6 करोड़ 50 लाख से अधिक एफओ अंश धारकों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। ये वो लोग हैं जो हर महीने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई में से एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाते हैं। सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने और बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस वक्त पेंशन बढ़ाने की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसके पीछे कई ठोस वजह हैं जिन्हें सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। पिछले एक दशक में महंगाई ने जिस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ी है, उसे देखते हुए 1000 की पेंशन बेहद मजाकिया लगती है। खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पेंशन की गणना 15 शून्य की बेसिक सैलरी पर होती है, जबकि आज के वक्त में ज्यादातर प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी इससे कहीं अधिक है। इससे उनकी पेंशन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। उच्चतम न्यायालय ने उच्च पेंशन के विकल्पों पर भी मुहर लगाई है, जिससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन पाने का रास्ता मिल सके। और सबसे बड़ी बात, सरकारी कर्मचारियों की तुलना में प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में जो भारी असमानता है, उसे खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर बढ़ती महंगाई, पुरानी वेतन सीमा, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख और समानता का मौलिक अधिकार ही इस फैसले की मुख्य पृष्ठभूमि है। अब ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इस फैसले का सीधा लाभ किन लोगों को मिलेगा। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो सबसे बड़ा फायदा मौजूदा पेंशन भोगियों को होगा, जिन्हें फिलहाल मात्र 1000 मिल रहे हैं। उनकी पेंशन सीधे शून्य से लेकर 7500 तक पहुंच सकती है। वहीं जिन कर्मचारियों का वेतन कम है, यानी 15 शून्य से कम है, उन्हें न्यूनतम पेंशन गारंटी का सुरक्षा कवच मिलेगा। उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह बड़ी राहत है, क्योंकि वेतन सीमा बढ़ने से उनका पेंशन फंड बड़ा होगा और उन्हें भविष्य में अच्छी खासी पेंशन मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि इसका लाभ केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके आश्रितों और विधवा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में भी इसी अनुपात में इजाफा होगा। अब बात करते हैं पेंशन की उस बहस की जो इन दिनों सबसे ज्यादा छिड़ी हुई है। देश अब आज तक में 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच पेंशन योजनाओं को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट,
हर कोई ये समझना चाहता है कि आखिर ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस और असम की नई पेंशन स्कीम, एश्योर्ड पेंशन स्कीम में क्या फर्क है? कौन सी स्कीम कर्मचारी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? और सबसे अहम सवाल कि आखिर कर्मचारी बार ओल्ड पेंशन स्कीम ऑब्स की बहाली की मांग क्यों कर रहे हैं? आइए इन सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं। हाल ही में जागरण बिजनेस ने इस मुद्दे पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल से बातचीत की है, जिन्होंने इन चारों योजनाओं का पूरा गणित साफ साफ समझाया है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की। ये योजना पूरी तरह से कॉर्पस आधारित है, यानी इसमें कर्मचारी और सरकार जितना पैसा जमा करते हैं उसी निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर पेंशन तय होती है। एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा देता है, जबकि सरकार उसके खाते में 14% का योगदान करती है। इस तरह हर महीने कुल 24% रकम कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा होती है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी लंबी चलती है, जैसे 30 साल या उससे अधिक, तो उसका कॉर्पस काफी बड़ा बनता है और उसे बेहतर पेंशन मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी कम साल की रही या वह जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसका कॉर्पस छोटा बनेगा और उसे बहुत कम पेंशन मिलेगी। इसके अलावा ये पूरा फंड मार्केट से जुड़ा होने के कारण इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। यही अनिश्चितता कर्मचारियों को एनपीएस से दूर करती है। इसके बाद नंबर आता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्स का। सरकार ने हाल ही में यूपीएस को पेश किया था, जिसे देखने में काफी हद तक ओपीएस की तरह समझा गया, क्योंकि इसमें भी 50% पेंशन का प्रावधान है। लेकिन यहां एक बड़ी शर्त है। यूपीएस का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य है। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम, मान लीजिए 20 साल नौकरी की, तो उसकी पेंशन घटकर लगभग 40% रह जाएगी, यानी इसमें भी अनिश्चितता बनी रहती। इसके अलावा यूपीएस में एक और शिकायत यह है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को अपना जमा पूरा पैसा लमसम वापस नहीं मिलता, बल्कि उसका केवल एक सीमित हिस्सा ही निकालने की इजाजत होती। अब बात करते हैं हाल ही में केरल सरकार द्वारा लागू की गई एश्योर्ड पेंशन स्कीम की। इस योजना में भी पूरी पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की शर्त 30 साल रखी गई है, यानी कर्मचारी को पूरी पेंशन का हकदार तभी माना जाएगा जब उसने पूरे 30 साल ये वादी हो। अगर किसी कर्मचारी की भर्ती उम्र ज्यादा है, तो उसके लिए 30 साल नौकरी करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता। इस कारण इस योजना को लेकर भी काफी विवाद है और कर्मचारी इसे अपने हित में नहीं मान रहे। अब आखिर में बारी आती है ओल्ड पेंशन स्कीम की, जिसकी बहाली के लिए देश भर में कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ओपीएस में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें महज 10 साल की सेवा के बाद ही पेंशन का अधिकार बन जाता है। यानी अगर किसी ने कम से कम 10 साल नौकरी की है, तो उसे रिटायरमेंट पर
अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में पक्की गारंटी के साथ मिलता है। इसमें कोई बाजार जोखिम नहीं है, कोई निवेश का झंझट नहीं है। साथ ही इस योजना में कर्मचारी का पैसा जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ के रूप में काटा जाता है और रिटायरमेंट पर वो पूरा पैसा बिना किसी कटौती के एकमुश्त वापस कर दिया जाता है। ओपीएस की एक और बड़ी खासियत यह है कि 20 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी चाहे तो वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले सकता है और उसे पूरे पेंशन लाभ मिलते हैं। पेंशन की गणना उसके अंतिम वेतन पर आधारित होती है, ना कि किसी जमा कॉर्पस पर। यही वजह है कि कर्मचारी ओपीएस को सबसे सुरक्षित, सबसे गारंटीड और सबसे फायदेमंद योजना मानते हैं। अगर एक लाइन में फर्क समझे तो ओपीएस में गारंटी है, जबकि एनपीएस में अनिश्चितता। ओपीएस में अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन मिलती है। जैसे अगर किसी का आखिरी वेतन 60 शून्य था तो उसे 30 शून्य पेंशन मिलेगी, चाहे उसने कितना भी कॉर्पस जमा किया हो। लेकिन एनपीएस में यह निर्भर करेगा कि उसने कितने साल नौकरी की और उसके निवेश पर कितना रिटर्न मिला। यूपीएस में 25 साल की सेवा अनिवार्य है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं। इसलिए जब तक ओपीएस जैसी सरल, सुरक्षित और गारंटेड योजना का विकल्प नहीं आता, कर्मचारियों का ओपीएस के प्रति मोह बना रहेगा और वे इसकी बहाली की मांग करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें और उनका पूरा विश्लेषण।